गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपन अपना सेकंड वीडियो राजस्थान जीके का, जिसमें अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में आज अपन अपनी जो फर्स्ट टॉपिक है अपने सिलेबस का वो पढ़ने जा रहे हैं। पहला जो इसका टॉपिक है फर्स्ट, वो है राजस्थान का प्राग ऐतिहासिक काल। राजस्थान, इसमें अपन क्या पढ़ने जाएंगे, मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक काल में किस किने खोज की। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल के कौन कौन से स्थल हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे यहाँ के जो प्रागैतिहासिक स्थल है उनके बारे में, जो मुख्य मुख्य स्थल है, जैसे गणेश्वर है, आहड़ है, कालीबंगा है, उसके बाद में रंगमहल है, नोह है, बागोर है, गिलुंद है। उनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि वहाँ पे क्या क्या विशेषता है, वहाँ की क्या खोज हुई वहाँ पे, तो वो अपन सब पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं उसका शुरुआत। अपना टॉपिक है, पहले अपन थोड़ा सा समझते हैं प्राग ऐतिहासिक काल को। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, कल मैंने आपको जैसे बताया था, एक बार आपको रिपीट करवा देता हूं। लिखित साक्ष्य नहीं, सेकंड होती है लिपि का ज्ञान नहीं, थर्ड है मानव जीवन असभ्य, फोर्थ है प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल उनको कहते हैं जहाँ के लिखित साक्ष्य नहीं है, लिपि का ज्ञान नहीं है, वहाँ मानव जीवन कैसा है, अब असभ्य है, कुछ लिखना नहीं जानता, घुमक्कड़ जीवन जीता था। उसके बाद में धीरे धीरे स्थायित्व आने लगा। उसके बाद में उस काल में सबसे ज़्यादा जो औजार और वो अपने जीवन यापन के लिए जो मुख्य सामग्रियाँ था, उसमें पत्थर पाषाण पे ज़्यादा निर्भर था, इसलिए इस काल को कहा गया पाषाण काल। ठीक है, ये है प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं राजस्थान में प्राग ऐतिहासिक काल। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल की जो खोज है वो किसने की? एक महानुभव थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट। (1863) में मद्रास के पल्लवरम में मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से इन्होंने कुछ औजार प्राप्त किए। रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम से जो भारतीय पुरातत्व विभाग था उसमें अधिकारी थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। उन्होंने 1863 में मद्रास के पल्लवरम नामक जगह पे खुदाई की और वहां पे उनको उस खुदाई में औजार प्राप्त हुए। यहाँ से उन्होंने पाषाण युग या प्राक ऐतिहासिक काल का अपने जीवन
जो भारत है उसमें प्रारंभ माना जाता है। एक और महानुभव है, भारतीय पुरातत्व विभाग है, उसकी स्थापना हुई थी 1861 में। किसने की थी? अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, इसलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? 1861 में। किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये तो गई भारतीय पुरातत्व विभाग। एक बात और नोटिस कर लीजिए आप, सीएल कार्लाइल। सीएल कार्लाइल कौन थे? 1871 में राजस्थान पुरातत्व विभाग की स्थापना की। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान पुरातत्व विभाग के या राजस्थान में पुरातत्व के जनक कौन है, तो वो है सीएल कार्लाइल। कौन है? सीएल कार्लाइल। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान पुरातत्व के जनक कौन कहलाते हैं? पुरातत्व विभाग के जनक या पुरातत्व के, खाली पुरातत्व के जनक बोल सकते हैं। राजस्थान पुरातत्व के जनक 1871 में स्थापना 1871 में राजस्थान पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। किसने की? सीएल कार्लाइल ने। राजस्थान पुरातत्व विभाग के जनक कहलाते हैं। चलिए अब अपन पढ़ते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल को अपन मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और चौथा है ताम्र पाषाण काल। 4 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। अब इनकी आपस में अपनी विशेषता क्या क्या है? पूरा पाषाण काल,
यहाँ पे देखिए, असभ्य जीवन शिकारी प्रवृत्ति घुमक्कड़ घुमक्कड़ के बाद में बड़े पत्थरों का औजार स्थल। ये स्थल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो राजस्थान के हिसाब से है, भारत के हिसाब से नहीं है। मैं राजस्थान का पढ़ा रहा हूँ इसलिए राजस्थान के हिसाब से बता रहा हूँ। राजस्थान में है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, पाली, अजमेर, उदयपुर, ये पूरा पाषाण काल के स्थल है। चित्तौड़गढ़ में है, भीलवाड़ा में है, पाली, अजमेर, उदयपुर यहाँ पे। इसके बाद में मध्य, इसका काल क्रम है 5 लाख बीसी से 4000 बीसी। ये है 4000 9000 बीसी, 9000 बीसी से 4000 बीसी। ये है 4000 बीसी से 2700 बीसी, और ये है 2700 बीसी से 1750 बीसी। ये इनका कालक्रम है। पूरा पाषाण काल 5 लाख बीसी से 9000 बीसी क्या था? मानव जीवन असभ्य, शिकारी प्रवृत्ति का, घुमक्कड़, बड़े पत्थरों से औजार। स्थल कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, पाली, अजमेर, उदयपुर। मध्य पाषाण काल पशुपालन, छोटे पत्थरों के चमकदार हथियार। स्थल बागोर। कहाँ पे? भीलवाड़ा में। पशु पालन के प्रथम साक्ष्य, पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? भीलवाड़ा बागोर से। ठीक है, अब मैं ये आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं आपको मिटा रहा हूं इसको। चलिए, तो अपन ने कौन कौन सा पूरा पाषाण काल पढ़ लिया, मध्य पाषाण काल पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे यहां पे लिख रहा हूं नव पाषाण काल। लिखिएगा आग की खोज, पहिए की खोज, कृषि
क्या क्या है नवपाषाण काल में? आग की खोज की, पहिए की खोज की, कृषि करने लगा, प्रथम पशु कौन सा था? कुत्ता, श्वान, स्थायी जीवन स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा। जब पशु पालने लगा और आग कृषि करने लगा, आग की खोज हो गई, पहिए की खोज हो गई और स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा। स्थल कौन कौन से हैं ये देखिएगा थोड़ा। भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ के बाद में है नवा घाट, देवली, जहाजपुर, भरनी। कहाँ पे? टोंक में। नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ? आग की खोज हुई, पहिए की खोज की, कृषि करने लगा, प्रथम पशु कौन सा था जो मनुष्य ने पाला? कुत्ता, स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा। स्थल कौन कौन से हैं? भैंसरोडगढ़, नवाघाट, देवली, जहाजपुर, भरनी। भरनी ध्यान रखना है, अभी एक पेपर में क्वेश्चन आया था, निम्न में से निम्न पुरातात्विक भरनी पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस जगह है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, टोंक, अजमेर, जोधपुर और भरतपुर। तो मैक्सिमम जो है ना पेपर देने वाले स्टूडेंट थे उनको पता ही नहीं चला भरनी कहाँ से जगह है। तो भरनी नाम की जो जगह है वो कहाँ है? टोंक में है। ठीक है, और ये कब? नवपाषाण काल का स्थल है। उसके बाद में ताम्रपाषाण काल, और सेकंड कौन सी थी? कांसा। सर्वप्रथम जो मनुष्य ने जिस धातु का ज्ञान हुआ मनुष्य को, वो कौन सा उपयोग में लाने लगा? तांबा। उसके बाद में कांसा। ठीक है, इस टाइम नगरीय जीवन स्थल कौन कौन से हैं? जो ताम्रपाषाण काल है वो सिंधु घाटी सभ्यता और नवपाषाण काल का जो मिलन बिंदु है वो ताम्रपाषाण काल है। जब मनुष्य को पाषाण से आगे एक धातु तांबे की सबसे पहले जानकारी मिली और उसने उसके हथियार बनाना शुरू करे, जिसको अपन खुरचनी वगैरह बोलते हैं, वो मिले सबसे पहला। और क्या मिला है? सबसे पहले बाण मिला है तांबे का। ठीक है ना, कहाँ से मिला है? गणेश्वर से मिला है। और मछली पकड़ने का कांटा मिला है। अभी अपन एक एक करके ये सभ्यताएं पढ़ेंगे जिसमें अपन ये सब पढ़ेंगे। तो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया? इन सब के या तो आपसे जो पुरातात्विक स्थल पूछेंगे उनमें क्या पूछेंगे? या तो उसमें पूछेंगे पुरातात्विक स्थल कहाँ पे है, या पूछेंगे वो किस नदी पे स्थित है, या फिर क्या पूछेंगे उसकी खोज किसने की या उत्खनन किसने किया। ये 4 क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे और अगर इसमें टफ क्वेश्चन उसको बनाना है तो वो क्या करेगा? इधर 4 पुरातात्विक स्थल दे देगा, इधर 4 उत्खनन करता दे देगा और आपस में मिलान करने का देगा, या फिर इधर 4 पुरातात्विक स्थल दे देगा और इधर 4 नदियों के नाम दे देगा।
वो सब नदियों के नाम को अपने को मिलान करना होगा। और सिंपल क्वेश्चन आएगा तो अपन सीधा वो कुछ ना कुछ पूछ लेगा आपसे, जैसे पूछ लेगा कालीबंगा की उत्खननकर्ता कौन थे, कालीबंगा के खोजकर्ता कौन थे, या फिर बाद में जो मुख्य मुख्य जगह है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, इनसे कौन कौन सी विशेषता क्या है, कौन कौन सी सामग्रियां प्राप्त हुई है, या वो क्वेश्चन बनेगा। तो अपन ने अभी क्या पढ़ा, प्राक ऐतिहासिक काल का अपन ने डिवीजन किया, कितने भागों में बांटा, 4 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उसके बाद में ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का कालक्रम क्या था, 5 लाख बीसी से 9000 बीसी। मध्य पाषाण काल का क्या था, 9000 बीसी से 4000 बीसी। नव पाषाण काल का 4000 बीसी से 2500 बीसी और 25 ताम्र पाषाण काल का 2700 बीसी और ताम्र पाषाण काल का 2700 बीसी से 1750 बीसी। ये इसका कालक्रम है। कालक्रम आपको नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद में इनकी विशेषता क्या है, पूरा पाषाण काल, मनुष्य जीवन असभ्य, शिकारी प्रवृत्ति, घुमक्कड़ जीवन, उसके अलावा पाषाण के बड़े बड़े जो हथियार। फिर बाद में सेकंड आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या होता, सर्वप्रथम पशुपालन किया मनुष्य ने। पहला पशु कौन सा पाला, कुत्ता, श्वान, ठीक है। उसके बाद में उसके अलावा गुफाओं में रहने लगा। उसके बाद में क्या था, उसके बाद में उसके स्थल कौन कौन से थे, जो आपको टोंक, बरनी, काफी जगह, टोंक, चित्तौड़गढ़, अजमेर, वही है, आहड़, वो जगह। उसके बाद में तीसरा आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का कालक्रम 2700 बीसी से 4000 बीसी से 2700 बीसी। 4000 बीसी से 2700 बीसी क्या क्या है, नव पाषाण काल में मनुष्य ने आग की खोज की। सेकंड नंबर पे था पहिए की खोज की। थर्ड नंबर पे छोटे और धारदार और हड्डियों के हथियार बनाने लगा। पांचवा कृषि करने लगा। छठा स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा। सेवंथ क्या था, स्थल कौन कौन से थे, भैंसरोडगढ़, नवाघाट, देवली, जहाजपुर, भरनी। देवली, जहाजपुर, बनास नदी के किनारे। ठीक है, भैंसरोडगढ़ और नवाघाट, भैंसरोडगढ़ और नवाघाट अपने चंबल नदी के किनारे। ठीक है, तो जो पुराने पुरातात्विक अपने को जो भी स्थल मिलते हैं वो सब किसी ना किसी नदी के किनारे था। आज भी अपने देखिए नदी के किनारे, नदियों के किनारे ज्यादा जो शहर हैं वो ज्यादा अधिक घनत्व, अधिक जनसंख्या वाले हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे जहाँ पे पानी है वहां पे खेती ज्यादा होगी, खेती आसानी से होगी। पहले शिकार करते थे तो वहां पे उनको शिकार करने के लिए जो पशु पक्षी है वो मिल जाते थे। उसके अलावा जीवन व्यतीत करने के लिए जो प्रमुख साधन है उनकी वहां पे आसानी होती है, इसलिए यहाँ पे अपने। तो चलो अब अपन एक एक करके इसके आगे ताम्र पाषाण काल 2700 बीसी से 1750 बीसी। पहला धातु जिसका मनुष्य को ज्ञान हुआ वो कौन सा थी, तांबा। दूसरा धातु कौन सा था, कांसा। तांबा और टिन को मिला के कांसा बनाया जाता है। उसके बाद में नगरीय जीवन स्थल कौन कौन से हैं, आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, नोह, रंगमहल, बेराट, काफी जगह। अब अपन इसको एक एक करके पुरातत्व स्थल को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला स्थल है आहड़। आहड़ इसका सबसे पहले अन्य नाम, अन्य नाम है कहां पे, ये उदयपुर से 3 मील दूर। कहां पे स्थित है,
उदयपुर जिले में उदयपुर से 3 मील दूर स्थान स्थित है, जिसको कहते हैं आहड़ जगह है। अब इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, अन्य नाम ध्यान रखिएगा। आघाटपुर, और क्या बोलते हैं, धूलकोट, ताम्रवर्ती नगरी। इसके अलावा तीसरा क्या बोलते हैं, एक इसको बोलते हैं कोट व गोर। आहड़ कहाँ पे स्थित है, उदयपुर से 3 मील दूर स्थित है। अन्य नाम क्या क्या है, आघाटपुर, धूलकोट, ताम्रवर्ती नगरी, कोट व गोरे की सभ्यता। किस नदी के किनारे है, आयड़ या बेड़च नदी के मैंने अभी आपको बोला था किसी न किसी नदी के किनारे ही मिलती है हर सभ्यता। और आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें भी आपको अधिकतर यही पूछा जाएगा, कौन इधर सभ्यता दे देंगे इधर नदी दे देंगे, या तो मिलान करना, या कोई सभ्यता देके नदी पूछ लेंगे, या फिर कोई सभ्यता देके उसका उत्खनन करता पूछ लेंगे, या खोज करता पूछ लेंगे। अब इसका आता है 1953 में खोज हुई इसकी, अक्षय कीर्ति व्यास। इसका खोजकर्ता कौन है, 1953 में खोज की किसने की, अक्षय कीर्ति व्यास ने। उत्खनन करता कौन कौन है, रतनचंद अग्रवाल और HD साकलिया। कब की, 1956 में, और इसने की 1961 में। 2 बार उत्खनन हुआ। किस किसने किया, प्रथम बार 1956 में रतनचंद्र अग्रवाल ने, और द्वितीय बार किसने किया, 1961 में HD साकलिया। तो आहड़ अन्य नाम आघाटपुर, वहां पे दुर्ग भी है इसलिए उसको आघाटपुर कहते हैं। धूलकोट, ताम्रवर्ती नगरी, वहां पे तांबे के साक्ष्य बहुत सारे मिले और पास में तो इसलिए इसको ताम्रवर्ती नगरी कहते हैं। कोट व गोरे की सभ्यता, कोट व गोरे की सभ्यता क्यों कहते हैं, वहां पे जब उत्खनन हुआ तब वहां से बड़े बड़े मृदभांड, मिट्टी के बहुत बड़े बड़े बर्तन मिलते हैं, और उनको रखने के लिए एक कक्ष होता था जिसको अपन जिसको अपन कोठियार बोलते हैं ना, कोठियार, जहां पे अपन अनाज रखते हैं, तो इसलिए उसको कोट और गोर की सभ्यता भी बोलते हैं। इसके अन्य नाम, इसमें आपको ये सब याद रखने हैं। एक बार अपन वापस, सबसे पहले एक आयड़ नाम का स्थान है, कहाँ पे, उदयपुर से 3 मील दूर आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। इसके अन्य नाम है आघाटपुर, धूलकोट, ताम्रवर्ती नगरी, कोट व गोरे की सभ्यता। खोजकर्ता कौन है, 1953 में किसने खोज की, सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने इसके खोज की। उत्खननकर्ता कौन है, रतनचंद्र अग्रवाल 1956 में, और HD साकलिया 1961 में। 2 बार इसकी खुदाई हुई है और 2 बार इसकी खुदाई में वहां पे
साक्ष्य मिले हैं। अब इसकी विशेषता क्या क्या है, आप 1 मिनट इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विशेषता क्या क्या है, मतलब क्या क्या खुदाई में यहाँ पे मिले हैं। ये 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, धूप में सुखाई कच्ची ईंटों के मकान। क्या मिले, धूप में सुखाई कच्चे ईंटों के मकान, 6 चूल्हों के साक्ष्य। एक ही घर में 6 चूल्हों के साक्ष्य मिले। इससे क्या प्रतीत होता है कि उस टाइम संयुक्त परिवार, बड़ा बड़ा परिवार रहा होगा, इसलिए एक परिवार का भोजन बनाने के लिए एक साथ 6 चूल्हे जलाए जाते थे। इससे यह पता चलता है कि 6 चूल्हे के साक्ष्य से कि आहड़ में जो सभ्यता थी वहां पे संयुक्त परिवार का सभ्यता थी। इसके अलावा 6 चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। 6 चूल्हे के साक्ष्य के अलावा अनाज रखने हेतु बड़े बड़े मृद भांड। अनाज रखने के लिए बड़े बड़े मृद भांड, देखिए मैं बताता हूं। जैसे आज अपने कोठी नहीं होती, अपने आज अपन अनाज रखते हैं, वैसे बड़े बड़े यहाँ पे उस टाइम मटके टाइप के मृद भांड होते थे। इनमें यहाँ पे एक ट्रे टाइप होती थी। तो जब अपने को अनाज निकालना होता था तो अपन क्या करते थे, इस ट्रे को इधर बाहर खींच लेते थे, यहां से अनाज निकल जाता था। यहां से अनाज निकल जाता था, फिर इसको वापस बंद कर देते थे तो अनाज वापस निकलना बंद हो जाता था। इस टाइप के बड़े बड़े मृदभांड मिले हैं वहां से। इन मृदभांडों को जहां रखा जाता था उनको कोठियार कहा जाता था, इसलिए इसको कोट और गोरे की सभ्यता भी कहते हैं। इसके अलावा टेराकोटा पद्धति से निर्मित मिट्टी की मूर्ति, जिसको क्या बोलते थे, बनासियन बुल। टेराकोटा पद्धति से निर्मित, अभी जो अपने टेराकोटा पद्धति है ना बनाने की, टेराकोटा से जो अपने मूर्तियां वगैरह बनती है, टेराकोटा पद्धति से निर्मित मिट्टी की मूर्ति जिसको क्या बोलते हैं, बनासियन बुल, उसके साक्ष्य वहां से मिले। ठीक है, ये क्या है, बनासियन बुल एक मूर्ति है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम्स में आ चुका है कि बनासियन बुल की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, कहां से प्राप्त हुई है, आहड़ से प्राप्त हुई है। इसके बाद में 6 तांबे की
मोहरे प्राप्त हुई है। 6 तांबे की मोहरे प्राप्त हुई है। अब इन मोहरे में एक पर अंकित और देवता अपोलो का चित्रण। क्या 6 तांबे की मोहरे प्राप्त हुई है, जिसमें एक पर तो त्रिशूल अंकित था और एक पर यूनानी देवता अपोलो का चित्रण अंकित था। ठीक है, और लास्ट एक है, वो मैं यहां पे लिख देता हूं। लास्ट क्या है? कपड़े व आभूषण के साथ शवादान। कपड़े व आभूषण के साथ शवादान। शवादान 3 प्रकार का होता है। एक प्रकार होता है पूर्ण शवादान, जिसको अपन कहते हैं, जिसमें अपन किसी भी शव को मिट्टी में पूरा दफना देते हैं, उसको कहते हैं पूर्ण शवादान। एक इसको अपन कहते हैं अर्ध शवादान या कलश शवादान। अर्ध शवादान और कलश शवादान में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको जानवरों को खाने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब उसको जानवर खा लेते हैं तो उसकी जो बची हुई हड्डियां वगैरह होती है, उनको एक कलश में डाल के और उस कलश को मिट्टी में दबा देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं, उसको कहते हैं अर्ध शवादान या कलश शवादान। और तीसरा होता है जो अपने, जिसमें अपन शव को जलाते हैं, जिसमें अपन बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं दाह संस्कार। 3 तरह के शवादान होते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में तीनों तरह के शवादानों के साक्ष्य मिले हैं। इसमें क्या मिले हैं? पूर्ण शवादान। और पूर्ण शवादान में उस सिंधु घाटी सभ्यता के समय अपने प्रिय आभूषण, कपड़े और अपने प्रिय जानवरों के साथ में न शव को दफनाते थे। तो इसमें यहाँ पे जो आहड़ में शवादान मिले हैं, उसके साक्ष्य क्या है? कपड़े व आभूषण के साथ शवादान के साक्ष्य मिले। अब उस टाइम आभूषण कैसे होते थे? मिट्टी के मनकों, मिट्टी के मनके बने हुए होते थे, जो बीट्स होते हैं उनके मनके बने हुए होते थे, उनसे आभूषण बनते थे। ठीक है, तो ये है अपने आहड़। आहड़ में आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया? सबसे पहले आहड़ कहाँ पे? उदयपुर से 3 मील दूर आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा? इसके अन्य नाम क्या क्या है? आगाटपुर, धूलकोट, उसके अलावा गौर, कोट व गौर की सभ्यता, उसके अलावा ताम्रवर्ती नगरी। ठीक है, इसके बाद में इसके खोजकर्ता कौन थे? अक्षय कीर्ति व्यास। कब खोज की? 1956 में, सॉरी, खोज की थी 1953 में। उसके बाद में उत्खननकर्ता कौन कौन थे? उत्खननकर्ता 2 थे, रतनचंद्र अग्रवाल। रतनचंद्र अग्रवाल ने कब उत्खनन किया? 1956 में। और उसके बाद में एच.डी. सांकलिया, एच.डी. सांकलिया ने कब उत्खनन किया? 1961 में। उसके बाद में अपन ने वहां से आगे बढ़े और अपन ने देखा कि कपड़े, इसमें विशेषता क्या है आहड़ सभ्यता की? आहड़ सभ्यता की है धूप में सुखाई कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं। उसके बाद में 6 चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं। 6 चूल्हों के साक्ष्य से अपन क्या समझ सकते हैं कि वहां पे जरूर संयुक्त परिवार रहा होगा। उसके बाद में अनाज रखने के लिए बड़े बड़े मर्दबांड, बड़ी बड़ी कोठियां प्राप्त हुई है मिट्टी की, जिनको अपन कोट बोलते हैं, इसीलिए इसको कोट और गोरे की सभ्यता भी बोला गया है। इसके बाद में टेराकोटा पद्धति से निर्मित एक मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसको अपन कहते हैं बनासियन बुल। ठीक है, बनासियन बुल। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बनासियन बुल की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? आहड़ से प्राप्त हुई है। उसके बाद में तांबे की 6 मोहरें प्राप्त हुई है। 6 मोहरों में से एक मोहर पे त्रिशूल का अंकन था, दूसरी मोहर पे यूनानी देवता अपोलो का अंकन था। उसके बाद में कपड़े के व आभूषण के साथ शवादान के साक्ष्य मिले। ये था अपने आहड़। ठीक है, अब अपन इसके बाद में दूसरी सभ्यता पढ़ते हैं, गणेश्वर।
दूसरी सभ्यता है गणेश्वर। गणेश्वर कहां पे स्थित है? सीकर में कांतली नदी के किनारे। गणेश्वर कहाँ है? सीकर जिले में कांतली नदी है, कांतली नदी के किनारे स्थित सभ्यता है। ठीक है, उसके बाद में इसके अन्य नाम क्या क्या है? अन्य नाम है ताम्रवती सभ्यता की जननी। गणेश्वर को क्या बोलते हैं अपन? ताम्रवर्ती सभ्यता की जननी। आपको एक बात ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। गणेश्वर को कहते हैं ताम्रवर्ती सभ्यता की जननी और आहड़ को कहते हैं ताम्रवर्ती नगरी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये पेपर में क्वेश्चन कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कंफ्यूज करता है, तो अपने को एकदम ध्यान रखना है। गणेश्वर को कहते हैं ताम्रवर्ती नगरी की जननी और आहड़ को कहते हैं ताम्रवर्ती नगरी। और इसको क्या कहते हैं? पूर्व हड़प्पा कालिक सभ्यता। और इसको क्या कहते हैं? पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता। इसको तीसरा कहते हैं इस चीज का ध्यान रखना है। गणेश्वर को क्या कहते हैं? पुरातत्व का पुष्कर। इसके तीन अन्य नाम क्या क्या है? ताम्रवर्ती सभ्यता की जननी, पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता और पुरातत्व का पुष्कर। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। इसके बाद में वही इसके खोजकर्ता हैं रतनचंद अग्रवाल। खनन इसके खोजकर्ता कौन है? रतनचंद्र अग्रवाल और उत्खनन करता है रतनचंद अग्रवाल और विजय कुमार। आपको याद रखना है, आहड़ के रतनचंद्र अग्रवाल उत्खनन करता थे और खोजकर्ता कौन थे? अक्षय कीर्ति व्यास। और गणेश्वर के खोजकर्ता कौन है? रतनचंद्र अग्रवाल और उत्खनन करता भी है रतनचंद्र अग्रवाल और उनके साथ में एक जने और थे, वो थे विजय कुमार। ठीक है, इसकी खोज कब की? 1972 और इसका उत्खनन किया गया 1977 में। ठीक है, गणेश्वर कहाँ पे स्थित है? सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद में अन्य नाम क्या क्या है इसके? ताम्रवर्ती नदी, ताम्रवर्ती सभ्यता की जननी, पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता, पुरातत्व का पुष्कर। खोज किसने की? रतनचंद्र अग्रवाल ने 1972 में। और उत्खनन किसने किया? रतनचंद्र अग्रवाल व विजय कुमार ने
1977 में। आपको अगर ईयर याद भी नहीं रहे, वैसे आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको ईयर याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अच्छा RS लेवल का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको ईयर भी याद होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड RS का पेपर देने जा रहे हैं तो कई बार आजकल क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। अब अपन इसके बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में मैं आपको इसकी विशेषताएं बताता हूं। चलिए, इसकी विशेषताएं हैं, विशेषताएं क्या क्या है। एकमात्र ऐसी सभ्यता जहां पत्थरों से निर्मित मकान प्राप्त हुए। जो पुरातात्विक सभ्यताएं हैं उन सभ्यता में एकमात्र ऐसी सभ्यता जहां से पत्थर से निर्मित मकान प्राप्त हुए हैं, बाकी सभी जगह से ईंटों से निर्मित मकान प्राप्त हुए हैं। अकेला एक गणेश्वर एक ऐसी जगह है जहां से पत्थर से निर्मित मकान प्राप्त हुए हैं। दूसरा, से निर्मित बांध के साक्ष्य। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। पत्थरों से निर्मित बांध के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, अपने को याद रखना है, गणेश्वर से। इसके अलावा तांबे का बाण व मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो गणेश्वर कहां पे स्थित है, सीकर में, सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे स्थित है। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, ताम्रवर्ती सभ्यता की जननी, दूसरा है पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता, तीसरा है पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर आपको याद रखना है, गणेश्वर को कहा जाता है। उसके बाद में इसकी खोज किसने की थी, रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी 1972 में। उसके बाद में 1972 के बाद में इसकी खोज किसने की थी, खोज तो रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। और इसके बाद में इसका जो उत्खनन है वो किया था रतन चंद्र अग्रवाल, और एक और उनके साथ में महानुभव थे, वो थे विजय कुमार। रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने मिलकर इसका उत्खनन किया 1977 में, ठीक है। इसके बाद में इसकी विशेषता क्या है, एकमात्र ऐसी सभ्यता जिसमें पत्थरों से निर्मित मकान प्राप्त हुए हैं। दूसरा, पत्थरों से निर्मित बांध के साक्ष्य मिले। तीसरा, तांबे का बाण व मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। तो ये आपके आ गई सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर बाद में अपन प्राक ऐतिहासिक सभ्यता के, जो अगर अपन इसको स्थल कहें तो भी सही होगा वो, क्योंकि इनमें से कई जगह 2 या 3 स्तर में खुदाई है और उस स्तर की खुदाई में इनमें कई आगे पीछे की सभ्यता के भी साक्ष्य मिले। तो चलिए अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि अब अपने पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको कालीबंगा और पढ़ाऊं, वो बहुत बड़ा है, इसलिए अपन अगले नेक्स्ट क्लास में कालीबंगा पूरा पढ़ेंगे। अपन फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज अपन ने पढ़ना शुरू किया, अपन ने पढ़ा सबसे पहले पुरातत्व विभाग का पढ़ा। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। उसके बाद में राजस्थान में पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी, CL कार्लाइल ने।
उसके बाद में सबसे पहले अगर किसी ने पाषाण युग की खोज की वो कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस हुट। कहाँ पे की? मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पर उन्होंने सबसे पहले पत्थर के हथियार और अन्य सामग्रियां मृदवांड प्राप्त किए। उसके बाद में अपन ने प्राक ऐतिहासिक काल पढ़ा। प्राक ऐतिहासिक काल को कितने 4 भागों में अपन ने बांटा। पूर्व पाषाण काल, फिर बाद में मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में क्या था? मानव जीवन असभ्य था। उसके बाद में वहाँ घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, शिकारी प्रवृत्ति का था और बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करता था शिकार करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में आते हैं अपन मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालन करने लगा, स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा, गुफाओं में रहने लगा। पहला जो पशु उसने पाला वो कौन था? कुत्ता, उसको स्वान भी बोलते हैं। उसके बाद में आते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में आग की खोज की मनुष्य ने, स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा, पहिए की खोज की। उसके बाद में कृषि करने लगा। जो मनुष्य ने प्रथम कृषि में जो फसलें उगाई थी वो जौ और चावल थी, जौ और गेहूं थी। ठीक है, उसके बाद में नवपाषाण काल के बाद में आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में नाम से ही शो हो रहा है, तांबे की उस सभ्यता में सबसे ज्यादा हथियार वगैरह किसके बनाए जाते थे? तांबे के बनाए जाते थे। तो जो मनुष्य सबसे पहले जिस धातु का मनुष्य को ज्ञान हुआ वो कौन सी थी? तांबा। और जो दूसरा सेकंड जो है ना धातु का उसको ज्ञान हुआ वो कौन सी थी? कांसा, जो तांबे और टिन को मिला के बनाई जाती है। ठीक है, सबसे पहला इसने हथियार बाण बनाया। ठीक है, अब अपन उसके बाद में अपन ने पढ़ा पुरातात्विक स्थलों का अपन ने पढ़ना शुरू किया। प्रथम अपन ने पढ़ा आहड़। आहड़ कहाँ पे? उदयपुर से 3 मील दूर बेड़च या आयड़ नदी, एक ही नाम है, बेड़च भी नाम है उसका, आयड़ भी नाम है। उदय सागर झील में गिरने से पहले और बाद का नाम होता है। तो बेड़च और आयड़ नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद में उसका अन्य नाम कौन कौन से? आगाटपुर की सभ्यता, धूलकोट की सभ्यता, कोट और गोरे की सभ्यता और उसके अलावा ताम्रवर्ती नगरी, 4 उसके नाम है। उसकी खोज किसने की? उसकी खोज की अक्षय कीर्ति व्यास ने। उसका उत्खनन किसने किया? उसका उत्खनन 2 जनों ने किया, एक किया HD सांकलिया ने और एक किया रतन चंद्र अग्रवाल ने। पहले रतन चंद्र अग्रवाल ने किया, फिर HD सांकलिया ने किया। उसके बाद में अपन ने उसका पढ़ा आहड़ की विशेषता क्या थी। वहां से 6 चूल्हों का, एक घर में 6 चूल्हे प्राप्त हुए। उससे क्या साक्ष्य मिलता है कि वहां पे संयुक्त परिवार जीवन व्यतीत करता होगा। उसके बाद में वहां पे अपने को उसके बाद में कपड़े और आभूषण के साथ वहां के शवादान का साक्ष्य मिले। उसके बाद में अपने को वहां से 6 सिक्के मिले, जिसमें से एक सिक्के पे त्रिशूल बना हुआ था और एक सिक्के पे यूनानी देवता अपोलो की चित्रण अंकित था। उसके अलावा वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो अपन ने पढ़ा था, टेराकोटा पद्धति से निर्मित मिट्टी की मूर्ति मिली है, जिसको क्या कहते हैं? बनासियन बुल। ठीक है, टेराकोटा पद्धति से निर्मित मिट्टी की मूर्ति मिली है जिसको अपन कहते हैं बनासियन बुल। उसके बाद में थर्ड नंबर, उसके बाद में अपन आगे चले तो और वहां से क्या क्या प्राप्त हुए उसके बाद में गणेश्वर से अपने को क्या क्या प्राप्त हुए? गणेश्वर से एक तो अपने को सबसे पहले गणेश्वर कहाँ स्थित है? सीकर में, कांतली नदी के किनारे। उसके बाद में उसके अन्य नाम क्या क्या है? पहला नाम है पुरातत्व का पुष्कर, दूसरा नाम है पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता, तीसरा नाम है ताम्रवती सभ्यता की जननी। ठीक है, उसकी खोज किसने की? रतन चंद्र अग्रवाल ने। उसके बाद में 1971 में इसकी खोज की। उसके बाद में 1977 में इसका उत्खनन हुआ। किसने किया? रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने। उसके बाद इसकी विशेषता क्या क्या थी? एकमात्र ऐसी सभ्यता जहां से पत्थर से निर्मित मकान मिले, बाकी सब जगह मिट्टी की ईंटों से निर्मित मकान मिले। उसके बाद में पत्थर से निर्मित बांध के साक्ष्य, या फिर बाद में आपसे अगर कहीं पे क्वेश्चन लिखा हुआ जाए बांध के साक्ष्य कहां से मिले, तो भी उसका आंसर यही होगा, गणेश्वर। और क्या मिले हैं? तांबे के बाण व मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। तो ये आज अपन ने 2 स्थल पढ़े। इसके बाद में कल अपन एक ही स्थल पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे।
कालीबंगा, और उसके बाद में जो 3-4 छोटे छोटे स्थल है वो एक और अपन वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरे हो जाएंगे। तो 3 वीडियो बनेंगे जिसमें आपके राजस्थान का प्राक ऐतिहासिक काल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैंने लिखाया है इससे बाहर कुछ नहीं है और ना इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। मैंने आपको जो है वो सब यहाँ पे लिखा दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए। आपकी कोई क्वेरी हो या आपका कोई सजेशन हो, सजेशन ऑलवेज वेलकम। सजेशन के लिए स्वागत है आपका। जो भी आप सजेशन देना चाहें, आप कोई टीचिंग टेक्निक में इम्प्रूवमेंट चाहते हो या फिर बाद में जो भी आप अगर कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिए। मैं उस कमेंट को जरूर रिप्लाई कमेंट का करूँगा और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करूँगा। उसके बाद में अगर आपने अभी तक आप इस चैनल पर नए हो तो आपका अपना चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो भाई वगैरह हैं, बहन वगैरह हैं, उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए कि एक चैनल है जहाँ पे राजस्थान जीके पढ़ाई जा रही है और कंप्लीट कोर्स आपको कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में कालीबंगा के साथ। थैंक यू वेरी मच।